हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10 का जो पार्ट 1 भूगोल है, जिसका नाम है संसाधन के विकास। उसका आज क्या है, पार्ट नंबर 6 है। और पार्ट नंबर 6 नहीं बल्कि क्या है, इसका आज लास्ट और अंतिम पार्ट है। इस पार्ट में हम देखेंगे, इस भाग में हम देखेंगे कि मरुस्थल मिट्टी, क्योंकि मिट्टियाँ आपके सिलेबस में कुल 6 हैं। 6 में से आपके 4 मिट्टियों को मैंने भाग नंबर 4 में पढ़ा दिया था। अब आपकी केवल 2 मिट्टी, एक का नाम है मरुस्थलीय, एक का नाम है वनीय। इन दोनों को पढ़ना है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इस पूरे चैप्टर को हम यहाँ पे समाप्त कर देंगे और अगले वाले पार्ट पे हम बढ़ जाएंगे। तो आपका काम जानते हो क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अगर नहीं करे होंगे तो। और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि अगर शेयर करेंगे तो आपके जो छोटे बड़े भाई बहन जो क्लास 10 में हैं और उनको सामाजिक विज्ञान संबंधी समस्याएं हैं तो एकदम से यहाँ पे ख़त्म हो जाने वाली हैं। क्योंकि इस पार्ट को पढ़ाने के बाद और बहुत सारी जो आने वाले पार्ट हैं, चाहे 6, 7, 8 हुआ, ये हमारे चैनल पे पहले से अपलोड है एकदम बखूबी तरीके से। एक एक हेडिंग को मैंने पढ़ाया हुआ है, चाहे वह 6 हो, चाहे वह 7 पार्ट हो, चाहे वह 8 पार्ट हो ना। केवल 2 ये पार्ट नहीं था, उन 2 एक पार्ट को मैं डाल दे रहा हूँ आप, ताकि आप पूरा भूगोल अच्छे से पढ़ें और एग्जाम में पूरा एकदम हड़कंप मचा के आए। तो ये क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी। अब मरुस्थलीय मिट्टी होती क्या है, तो मरुस्थल का अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मरुस्थल यानी कि एक ऐसा स्थल जो मर गया होगा। तो मर गया स्थल पे जो मिट्टी पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे, मरुस्थलीय मिट्टी कहेंगे। तो आसान तो है ये ना। अच्छा, परिभाषा अगर पूछ ले, क्योंकि आप उसको ऐसा लिखेंगे नहीं मरी हुई मिट्टी, परिभाषा क्या लिखेंगे, तो परिभाषा लिखेंगे आपकी ऐसी मृदा जिसमें क्या हो, उपज क्षमता न हो। अब मरने का तात्पर्य यह है कि उसमें उपज क्षमता ही बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे अगर आप कुछ भी बोते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, एकदम वहाँ पे ना के बराबर उपज क्षमता है। तो ऐसी ही मिट्टी को हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। अच्छा, इसका रंग कैसे होता है, तो रंग इसका लाल होता है। अच्छा, अगर इसके अन्य नाम की बात करें, किसको मरुस्थलीय के अलावा और हम किस नाम से जानते हैं, तो आप याद कर लीजिए, लवणीय मिट्टी कहते हैं या रेतीली मिट्टी कहते हैं, बालुई मिट्टी भी कहते हैं और रेगिस्तानी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बालुई मिट्टी भी कहते हैं और रेगिस्तानी, यानी कि बालुई मिट्टी से भी कहते हैं और इसे रेगिस्तानी मिट्टी कहते हैं। रेगिस्तानी अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेंगे तो आपको पूरा एकदम साफ साफ दिखने लगेगा। इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती, क्योंकि ह्यूमस हमने कहाँ पढ़ा था, काली मिट्टी में पढ़ा था। और ह्यूमस क्या होता है, जो जमीन से निकला हुआ लावा मैग्मा होता है, जो जीवाश्म होते हैं, उसी हम ह्यूमस कहते हैं। तो मरुस्थलीय मिट्टी में कुछ ऐसा होता नहीं है। और इसमें नमी भी नहीं होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को उपजाने के लिए, पैदावार करने के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है मामा, पानी है। अब पानी जब नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, नमी बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, मरुस्थलीय स्थल क्या होते हैं, तो एक ऐसे स्थल, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। क्योंकि अगर वर्षा को मापते हैं तो हम सेंटीमीटर मापते हैं, तो जहाँ 15 सेंटीमीटर से वर्षा कम होगी, बिल्कुल 15 सेंटीमीटर के आसपास होगी, तो ऐसे स्थल को हम मरुस्थलीय स्थल कहते हैं। लेकिन मिट्टी क्या हो, मिट्टी इसमें क्या हो, उपज क्षमता न हो, क्योंकि पानी के द्वारा ही समस्त प्रकार की, चाहे वह जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हैं, वह जीवित रहते हैं। और जहाँ पानी नहीं रहेगा तो मिट्टी कैसे होगी, बिल्कुल ना के बराबर उपज क्षमता उसमें होगी ना। तो मरुस्थलीय क्या है, तो मरुस्थलीय मिट्टी में ह्यूमस यानी कि सड़े गले जीवाश्म जो उपज के लिए जरूरी होते हैं नहीं होते हैं। नमी इसमें नहीं होती है। अच्छा, मृदा के सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। अगर हम देखें तो अगर इससे पूरी परत देखें तो अगर ये ऊपरी परत क्या हमारी, ये ऊपरी परत हमारी क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी है। तो इसके अगर नीचे देखेंगे, निचले वाले भाग में, तो इस निचले वाले भाग में कैल्शियम की परत अधिक होती है। अगर हम पानी भरें, बाई चांस अगर हम पानी भरें तो पानी जमीन के अंदर नहीं जाएगा, जमीन के अंदर नहीं जाएगा। जो कैल्शियम की परत है वह पानी इसको वहाँ पे रोक लेगी और धीरे धीरे करके पानी इसको, मतलब पानी को ऊपरी भागों में पहुँचा देगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि कैल्शियम होने के कारण अगर इसमें हम सिंचाई करेंगे तो इसकी उपज क्षमता एकदम लाजवाब हो जाएगी, जो भी बोएंगे वो भी पैदा होगा। ठीक। अच्छा, भारत देश में किन क्षेत्रों में होता है मरुस्थलीय मिट्टी, भारत के किन क्षेत्रों में होता है, तो इसके लिए राजस्थान बहुत प्रसिद्ध है। थार का मरुस्थल पूरा रेगिस्तान का ही बना हुआ है। गुजरात में कच्छ के मैदान जो जंगली गधों के लिए फेमस है, आगे आप पढ़ेंगे कच्छ के मैदान के बारे में। गुजरात का एक बड़ा भूभाग है, यहाँ इन दोनों क्षेत्रों में क्या होता है,
मरुस्थलीय मिट्टी अधिक होती है और भारत के बहुत से अन्य स्थानों पर भी इस मिट्टी को हम देख पाते हैं। अच्छा, तो हमने भी बताया कैल्शियम की मात्रा इसमें अधिक होती है। तो कैल्शियम की मात्रा क्या करती है, पानी को अगर हम भरेंगे इस मिट्टी में तो पानी नहीं जाना, पानी नीचे नहीं जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है सिंचाई के माध्यम से इसमें हम उपज क्षमता बढ़ा सकते हैं। अच्छा, राजस्थान में देखें, क्योंकि बहुत समय पहले इंदिरा गांधी नहर थार के मरुस्थल की ओर प्रभावित किया गया, जिससे कि थार के मरुस्थल को बनाया जा सके। इसके लिए बहुत सारे प्रयास किया है और नहर का निर्माण कर दिया गया है। अब आगे आने वाले पाठ में पढ़ेंगे कहाँ से नहीं, कैसे बनी है, इन सबको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, तो आप थोड़ा समझिए। यानी कहने का मतलब है सिंचाई के माध्यम से हम इस मिट्टी की जो उपज क्षमता है बढ़ा सकते हैं। तो इतना अगर आप लिख देंगे बोर्ड परीक्षा, क्योंकि परिभाषा ही पूछेगा और स्थान पूछेगा, तो अगर आप लिख देंगे शायद आपका बेहतर हो जाएगा। अच्छा, एक क्या है वनीय मिट्टी। इस वनीय मिट्टी को हम पर्वतीय मिट्टी भी कहते हैं। अच्छा, परिभाषा क्या है इसकी, तो वन क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी क्या होती है, वनीय मिट्टी होती है। पर्वतीय भी तो अगर पर्वत के क्षेत्रों में पाई जाएगी और बरसात होगा तो मिट्टी कटेगी नहीं कटेगी, मिट्टी बिल्कुल कटेगी। अर्थात कहने का मतलब है कि वनीय मिट्टी में क्या होता है, मृदा अपरदन अधिक होता है। जितने भी मिट्टी हैं उन मिट्टियों में सबसे अधिक मृदा अपरदन किसका होता है, वनीय को होता है, और वन के बाद किसका होता है, मरुस्थलीय को होता है। क्योंकि मरुस्थलीय में जो मिट्टी रहेगी एकदम धूल बन के उड़ेगी, जैसे ही हवा का झकोरे आएंगे मिट्टी को डाले जाएंगे। और पर्वतीय मिट्टी में सबसे अधिक अपरदन कैसे होता है, वर्षा, जैसे पानी बरसेगा मिट्टी खड़खड़ाती नीचे चली आएगी और मिट्टी की जो उपज क्षमता बिल्कुल कम हो जाएगी। अच्छा, कहाँ मिलता है, ये हिमालय क्षेत्र में मिलता है, और कहाँ मिलता है, दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में, जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे मिलता है। इसमें होता क्या है, इसमें चाय, काजू, बादाम और बहुत सारी फसलें इसमें होती हैं। किसमें, इस वनीय मिट्टी में। तो आपको रेगिस्तानी मिट्टी और वनीय मिट्टी तो पता हो गई होगी। अब पढ़ते हैं इसके सबसे लास्ट वाले पार्ट पे, लास्ट वाले हेडिंग पे। इसका नाम क्या है, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन आप बचपन से क्लास 7, 8, 9 इसके बाद 6 में पढ़े होंगे, 5 में भी हो सकता है आप पढ़े होंगे। तो मृदा अपरदन क्या होता है, तो मिट्टी का अपने स्थान से कट के अगले स्थान पर जाना। यानी कहने का मतलब है अगर मिट्टी इन क्षेत्रों में पाई जाती है तो यहाँ से हट के यहाँ चली जाए। तो मिट्टी का अपने स्थान से कट के हट जाना या बह जाना या वहाँ से दूर हो जाना, हस्तांतरित हो जाना, कुछ भी कहिए, कहने का मतलब है जो मूल मिट्टी है वहाँ पे ना पाई जाए बस। चाहे वर्षा के द्वारा लिया जाए, चाहे कोई पेड़ पौधे के द्वारा ले लिया जाए, चाहे कुछ किसी के माध्यम से अगर अपने मूल स्थान से हट जा रही है, उसे कहते हैं क्या, मृदा अपरदन। अपरदन का अर्थ है कटना। क्या है, कटना। तो मृदा के ऊपरी भाग, क्योंकि मृदा के ऊपरी भाग ना, भूमि के ऊपरी भाग को लिख दीजिए, भूमि के ऊपरी भाग का, भूमि के ऊपरी परत का कट के हट जाना ही मृदा अपरदन होता है। क्या होता है, भूमि के ऊपरी परत का कट के हट जाना ही मृदा अपरदन होता है। कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया कि मिट्टी का अपने मूल स्थान से कट के हट जाना, बह जाना या अपने मूल स्थान से परिवर्तित हो जाना ही क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। इतना आसान है आपको। अच्छा, ये कैसे होता है, जिसके लिए 2 कारक क्या हैं, जिम्मेदार हैं। इसके लिए क्या है, 2 कारक जिम्मेदार हैं। एक है आपका भौतिक कारक, एक क्या है, मानवीय कारक। ऐसे कारक जो प्रकृति के द्वारा होते हैं, अर्थात कहने का मतलब है किसको मानव नहीं करता है, उसको प्रकृति करती है, नेचर करता है, सब कैसे हैं, भौतिक कारक है। और जो मानव के द्वारा हो रहा है वो कैसा है, मानवीय कारक है। तो भौतिक कारक में क्या होता है, वायु के द्वारा अपरदन, यानी कि कहने का मतलब है आपको बताया कि क्या है, मरुस्थल में बहुत से हवा के झोंके आते हैं तेज से और पूरे मिट्टी को एक स्थान से उड़ा के अगले स्थान पे ले जाते हैं। फिर हवा के झोंके आते हैं, उस स्थान से मिट्टी को उड़ा के अगले स्थान ले जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब लगातार मिट्टियों का अपरदन हो रहा है, मिट्टी अपने स्थान को परिवर्तित कर रही है ना, तो वायु के द्वारा। उसी प्रकार हमने बताया कि पर्वतीय मिट्टी क्या होती है, वर्षा के माध्यम से कट के हट जाती है। और नदियों के द्वारा भी क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। नदियाँ मिट्टी के भाग को बहा के ले जाती हैं और पानी, अच्छा ये हो गया। तो आप किसके द्वारा, वायु के द्वारा, वर्षा के द्वारा, नदियों के द्वारा, या फिर आप इन दोनों को एक शब्द में लिखेंगे, जल के द्वारा। क्या, जल के
द्वारा क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। तो आप खाली बात को समझिए और हेडिंग देखिए और उसके बाद पूरा पैराग्राफ महाभारत का आप लिख डालेंगे। ठीक, तो वन के द्वारा होगा तो वायु के द्वारा होगा तो वायु अपरदन, जल के द्वारा यानी कि वर्षा के द्वारा होगा, या फिर नदियों के द्वारा होगा तो जल अपरदन ना, तो ऐसा अपरदन होता है। अब एक क्या है, मानवीय कारक। क्या है, मानवीय, यानी कि मानव के द्वारा कैसा होता है। तो पेड़ की कटाई, क्योंकि पेड़ जो है, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी को एकदम बांध के रखती हैं। तो जैसे ही पेड़ काट लिया जाता है, मिट्टी उस स्थान से मतलब मिट्टी वह पेड़ छोड़ देती है, जड़ें उसकी हो जाती हैं, एकदम सड़ जाती हैं और मिट्टी वहाँ से बह जाती है। या आप देखेंगे कभी कभी तो मिट्टी, अगर पेड़ ऐसा है तो इसकी अगर जड़ें हैं तो जड़ें के इस साइड मिट्टी आके खूब लगी रही होगी और इस साइड मिट्टी बहुत कम रही होगी। अपने अगर देखा होगा पेड़ के किनारे अगर पानी अगर ऐसे बह रहा है तो जहाँ पे जड़ है, जड़ के इस साइड मिट्टी अधिक मिलती होगी, जड़ के इस साइड मिट्टी कम मिलती है, क्योंकि इस साइड अगर पानी वर्षा होगा तो मिट्टी के भाव को आगे बढ़ाता चला जाएगा और इसको रोकने वाला कोई था नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर जड़ है तो इधर वाली जो मिट्टी है वही और जड़ के किनारे पे लग गई। अर्थात कहने का मतलब है वन की कटाई करेंगे तो कोई जड़ नहीं रहेगी, तो जिससे मिट्टी रुक नहीं पाएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अगर हम पशुचारण करें, पशुचारण यानी कि पशुओं को चराएं, चारागाह के लिए खोलें, तो उनके पैरों के द्वारा, उनके खुर के द्वारा बहुत सारे मिट्टी के पार्टिकल्स हैं जो अपने मूल अवस्था टूट जाते हैं और हवा के साथ, पानी के साथ वह बह जाते हैं। और क्या है, अधिक रासायनिक खादों का उर्वरक करेंगे तो मिट्टी की जो क्षमता है वह कम हो जाएगी और जैसे ही पानी बरसेगा मिट्टी पूरा कट के बह जाएगी। कृषि को हम गलत तरीके से करेंगे, कृषि अगर गलत ढंग से करेंगे तभी क्या होता है, मिट्टी का अपरदन अधिक होता है। क्यों, अगर मान लीजिए आपका जो खेत है वह पर्वतीय भाग में है, ऐसे क्या है, आपका खेत क्या है, पर्वतीय भाग में है, और अगर आपने ऐसे उस खेत क्या कर दी, जुताई कर दी, और जैसे ही आपने पानी भरा, जैसे आपने पानी सिंचाई के लिए पानी भरा, पूरा मिट्टी इस नाली के माध्यम से, स्थान के माध्यम से पूरा ऐसे खड़खड़ाते हुए नीचे चला आएगा और अपने साथ मिट्टी के बहुत सारे भाग को लेकर चला आएगा। लेकिन अगर आप खेत ऐसा है, जुताई आप इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी जो पानी है वह बहे यहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए। इस प्रकार पानी का बहुत ही कम मात्रा में क्या होगा, बहाव होगा। जब पानी कम बहेगा तो मिट्टी कम बहेगी। ठीक, तो गलत ढंग से अगर कृषि करेंगे तो क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन अधिक होगा। खनन, क्योंकि आप जमीन तो खनेंगे, हालांकि खनन क्या होता है, खनन मुख्यतः खनिज पदार्थों के लिए होता है, लेकिन आप किसी भी स्थान को ऐसे बेफजूल बिना काम के न खोदें ताकि क्या हो, मिट्टी, क्योंकि जब मिट्टी उसे जमीन को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ रहती है, लेकिन जब आप उसे खोद डालेंगे, उसका क्या करेंगे, खनन करेंगे, तो मिट्टी उस मजबूती को तोड़ देगी और जैसे ही पानी भरेगा मिट्टी पूरा आगे बह जाएगी। यानी कि खनन के द्वारा क्या होता है, मिट्टी का अपरदन अधिक मात्रा में होता है। और साथ साथ अगर आप मृदा का क्या करेंगे, प्रदूषण करेंगे, तभी क्या होगा, मिट्टी की उपज क्षमता कम है, मिट्टी का जो अपरदन है वो अधिक मात्रा में हो, क्योंकि जब इसमें पोषक तत्व रह नहीं जाएंगे तो वह जैसे ही पानी बह आएगा, हवा चलेगी, वह पानी मिट्टी उठा वो चला जाएगा। कहने का मतलब है कि इन सभी कारणों से क्या होता है, मिट्टी का अपरदन खूब होता है और ये सब कारण मानव के द्वारा होते हैं, इसी से कहते हैं मानवीय कारक। समाधान क्या है, क्योंकि जो यह मानव के द्वारा हो रहा है, यह मानव के द्वारा जो चीज़ें हो रही हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका समाधान, क्योंकि भौतिक कारक को आप रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ व्यवस्था अगर हम बनाएंगे तो ये भी रुक सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि मानव के जो द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, मानव के जो कारक हैं, इनको हम विभिन्न तरीके से रोक सकते हैं, रोकने का प्रयास कर सकते हैं। तो क्या हुआ, इसी के साथ आपका जो पाठ है वह समाप्त हो गया। अगर इसे आप चाहें तो अच्छे तरीके से लिख लें। हाँ, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो बिल्कुल इसमें हिचकिचाएंगे नहीं, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर वगैरह भी कर देंगे। और कमेंट तो भैया बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैं जान नहीं पाता हूँ कौन कौन देखता है, कौन कौन नहीं देखता है, तो भैया जाए कमेंट जरूर कर देना। उसके बाद अगर आपके मोबाइल फ़ोन में साफ नहीं दिख रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा के इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर कापी किताब निकाल के पहले से लिखे होंगे शायद आपके लिए बेहतर होगा। इसको एक दो बार और देख लेंगे, उसके बाद जो कापी में लिखे हैं पढ़ लेंगे, तो शायद यह जो आपका पूरा पाठ है वो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब मिलते हैं अगले वाले पाठ से, जिसका नाम है वन का विकास या वन्य जीव का या वन्य जीव संसाधन। आपका जो पाठ में आपको जानवरों के बारे में बताया गया है, पौधों के बारे में बताया गया है, तो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए
चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।